Hello guys, welcome again to our YouTube channel Jupiter Classes. So guys, in previous video we have discussed Newton laws of motion and some type of motion and also physical quantities like scalar quantities and vector quantities. And guys, in this video we will discuss work, energy and power. तो गाइज वर्क की डेफिनेशन है यहाँ पे, व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट देन वर्क इज हैड टू बी डन। बोलता कोई आपके पास एक बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, जब इस पे हम फोर्स एफ अप्लाई करते हैं और ये यहाँ पे एस डिस्प्लेस्ड होकर इस सब्जेक्ट तक पहुँचता है, उस वक्त हम कहते हैं कि वर्क इज हैड टू बी डन। तो हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो एस क्या है गाइज, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो देखिए यहीं से हम जो है इसका ऐसा यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते थे। ऐसा यूनिट क्या होता है, मेजर होता है किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ का। तो ऐसा यूनिट जो है आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ इसका, या तो वर्क का ऐसा यूनिट हम जूल बोल सकते हैं या तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। फोर्स का यूनिट आपके पास क्या होता है गाइज, न्यूटन होता है और इसको हम लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है गाइज, उसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम लिखेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट आपके पास क्या होता है, मीटर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इट मीन्स वर्क का आपके पास ऐसा यूनिट क्या आ गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर सिंपल हम इसको क्या बोल सकते हैं, जूल। तो जूल साइंटिस्ट था जिन्होंने वर्क पे जो था काम किया था और इन्होंने अपने बेस पर इसका अपना यूनिट रखा हुआ था। और जूल किसके बराबर होता है फर्दर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इस डेफिनेशन से हम जो है किसी भी क्वांटिटीज़ का ऐसा यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने इसका डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना होगा इस, तो देखिए डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट होता है ये उसका एक्सप्रेशन होता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है, मास है, लेंथ है और टाइम है। तो इन टर्म्स हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या था, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, केजी जो है वो किसका एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो मास है। तो देखिए मास का फंडामेंटल क्वांटिटी केजी आ जाता है। उसके बाद मीटर स्क्वायर, तो ये लेंथ है, तो स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्क्वायर, तो ये टाइम है। तो देखिए पर सेकंड स्क्वायर है तो इसको हम -2 भी लिख सकता हूँ। तो ये जो है वर्क का डायमेंशन फार्मूला आ जाता है गाइस। और इसके बाद अगर हम देखें कि ये कौन सी क्वान्टिटी है, वेक्टर क्वान्टिटी है या स्केलर क्वान्टिटी है, तो देखिए वर्क आपके पास किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए फोर्स आपके पास यहाँ पे क्या है गाइज, फोर्स आपके पास जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपके पास क्या आ जाता है गाइज, स्केलर आ जाता है। इट मीन्स वर्क आपके पास कौन सी क्वांटिटी आ गई, स्केलर क्वांटिटी आ गई गाइज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम देखते हैं कि वर्क डन जो है वो किस किस टाइप का वर्क डन जो है आपके पास हो सकता है। जैसे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर कैरी करोगे तो वो क्या वर्क डन आपका कहलाएगा। तो देखिए आपने ऑब्जेक्ट को तो कैरी किया हुआ लेकिन उसको डिस्प्लेस नहीं कर रहे हो, इट मीन्स वो आपके पास वर्क डन नहीं है। तो वर्क डन सिंपली आपके पास कब आता है, जब उस पर फोर्स अप्लाई होती है और वो डिस्प्लेस हो जाता है। या फिर हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को, सपोज करते हैं कोई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ तक लिया और दोबारा यहाँ से उठाकर फिर यहाँ तक रखा, तो क्या वर्क डन हुआ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी डिस्प्लेसमेंट में कोई भी वेरिएशन नहीं आई, तो ये आपके पास वर्क डन नहीं कहलाएगा। उसके बाद गाइज जैसे कोई परपेंडिकुलर फोर्स होती है आपके पास। अब देखिए परपेंडिकुलर फोर्स, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, जब इस पर हम परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या इस पर वर्क डन होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेस ही नहीं होगा। फोर्स तो इस पर अप्लाई हो रही है लेकिन वर्क डन जो है वो ये कहता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे कहा है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इफ इधर द फोर्स आर द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वर्क डन इज जीरो। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई भी एक चीज़ अगर जीरो होगी तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है। अगर फोर्स इस पर अप्लाई हो रही थी, अगर फोर्स इंटू जीरो अगर हम करेंगे तो वो आपके पास क्या जाएगा, जीरो। बोलता अगर फोर्स जीरो होगी तो आपके पास वर्क डन तब भी जीरो होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो होगी तब भी आपके पास वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा गाइज। ठीक है, तो गाइज अब हम एनर्जी देखते हैं। तो देखिए एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है गाइज, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर एक वर्क डन करने की कैपेसिटी कितनी है वो उसकी एनर्जी कहलाती है गाइज। तो देखिए एनर्जी हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, जूल है। और सीजीएस जो यूनिट है वो इसका क्या है, एर्ज है। देखिए सीजीएस यूनिट होता है गाइज सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम,
और ऐसा यूनिट हमारे पास होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। तो हम जनरली इसी को यूज़ करते हैं हमने जो भी अगर क्वांटिटी मेजर करनी होती है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जूल जो है आपके पास ये किसके नाम पे दिया गया था, यानी कि जो जेम्स प्रिस्कोट जूल थे उनके नाम पर दिया गया था ये यूनिट एनर्जी का। और ये हमारे पास किसके बराबर होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए गाइस, अगर हम देखें फोर्स का जो यूनिट है तो ऐसे तो हम न्यूटन लिखते हैं गाइस, लेकिन वो किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है दोनों में। तो यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर है, बट यहाँ पे सिर्फ मीटर है, तो इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना गाइज। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं गाइज कि एनर्जी जो है वो डेवलप होती है किसी बॉडी में जब वो वर्क डन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो वर्क डन की वजह से जो भी बॉडी में एनर्जी डेवलप होती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास जनरली 2 टाइप्स की है, एक हमारे पास आ जाती है गाइस काइनेटिक एनर्जी, और एक हमारे पास आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या होती है गाइस, आपके पास किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर होती है, 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है गाइस, ये हमारे पास होती है स्टोर्ड एनर्जी, और जिसका फार्मूला आपके पास होता है mgh। m से हम बोल सकते हैं मास, g से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h से हाइट। तो अब देखिए गाइस, यहाँ पे अगर हम यूनिट देखें तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट हमारे पास यहाँ पे क्या जाता है, देखिए m का मतलब मास मीन्स इसको हम लिख सकते हैं kg। अब देखिए वेलोसिटी का स्क्वायर है। अब देखिए वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लिख सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में यूज़ करते हैं और टाइम का यूनिट हम सेकंड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v का स्क्वायर, यानी कि मीटर का स्क्वायर ओवर सेकंड का स्क्वायर। देखिए एनर्जी का यूनिट हमारे पास क्या था, जूल था, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये भी किसके बराबर होता है गाइज, आपके पास जूल के ही बराबर होता है। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी आपके पास क्या है, जूल ही है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या है। तो अगर हमें फार्मूला पता है तो हम ईजिली इसका यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे गाइज, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब देखिए मास जो होता है उसका यूनिट केजी में हम लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का यूनिट गाइज अगर आपको पता होगा तो हम उसको लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय हाइट का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर होता है। तो देखिए ये आपके पास दोबारा से आ रहा है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये फर्दर किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। और एनर्जी का यूनिट ही हमारे पास क्या है गाइज, जूल होता है। हमारे पास बहुत टाइप्स की एनर्जी होती हैं गाइस, जैसे मैकेनिकल एनर्जी जो अभी हमने पढ़ी, उसके बाद केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, रेडिएंट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, हमारे पास थर्मल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, बहुत सारी टाइप्स की हमारे पास एनर्जी होती हैं। तो गाइस पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो था वो था हमारे पास गाइस mgh। अब देखिए सपोज़ करते हैं हम कोई एग्जांपल लेते हैं, एक ट्री है हमारे पास गाइज, और इस ट्री के पास हमारे पास क्या है, फ्रूट है। सपोज़ करते हैं ये हमारे पास स्टेम, और यहाँ पे क्या है गाइज, एक फ्रूट है, और ये फ्रूट जब यहाँ से गिरेगा तो ग्राउंड पर पड़ रहा होगा, और इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है गाइज वो हम लेट करते हैं कि h हाइट है। और देखिए इस जो भी ये हमारे पास फ्रूट है इसका मास m है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन इस पे लग रही है ग्रेविटी की वजह से वो क्या हमारे पास गाइज g है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब ये यहाँ पे होगा सेब, तो या इसको हम एप्पल का मान लेते हैं, तो देखिए एप्पल पे यहाँ पे इसकी एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी एट रेस्टिंग पोजीशन। बट जब ये एप्पल यहाँ से गिरेगा नीचे की ओर, उस वक्त इसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी गाइस। और उस वक्त जब मोशन में होगी तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी ज़ीरो हो जाएगी। और दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें गाइस, जैसे हमारे पास क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है, तो जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने के बाद क्या होता है गाइज, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्टोर होने लगती है।
और जब उसको हम रिलीज़ करते हैं एट ए सर्टन पॉइंट, तो उस वक्त जो है वो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है, और वो इस वजह से कंप्रेस होता है कि उसमें जो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेच करने की वजह से जनरेट हुई होती है, तो उस एनर्जी की वजह से वो स्प्रिंग को दोबारा कंप्रेस कर लेता है, दोबारा वापस अपनी जो भी पोजीशन होती है उस पर आ जाता है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करता है। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल थी? पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल थी। तो अब हम पावर करते हैं गाइस। देखिए पावर की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। तो यानी कि एक वर्क डन, कोई भी हमारे पास वर्क है उसको कितना टाइम में हम कहते हैं, तो उसको हम पावर कहते हैं गाइस। तो देखिए जिस वर्क को करने के लिए हमारे पास कम समय लगेगा, कम टाइम लगेगा, इट मीन्स हम बोलेंगे कि हमारी पावर बहुत ज़्यादा है। अगर उसी काम को अगर हम टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो हम बोलेंगे कि हमारी पावर बहुत कम है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर देखेंगे गाइस तो वॉट है। तो देखिए ये हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जेम्स वॉट, तो उनके नाम पर जो है इसका यूनिट रखा गया था गाइस। तो देखिए ऐसे हम बोलें तो जूल्स पर सेकंड जो है इसका ऐसा यूनिट आ जाता है। तो जूल्स पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं गाइस? वॉट के बराबर होता है। तो देखिए पावर इज़ द रेट एट विच वर्क इज़ डन, तो इट इज़ द वर्क ओवर टाइम रेशियो के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे फार्मूला भी गाइस आपके पास पावर जो होता है वर्क डन ओवर टाइम टेकन होता है। तो वर्क डन ओवर टाइम है, तो देखिए गाइस वर्क डन का यूनिट आपके पास क्या होता है? जूल, और टाइम का यूनिट आपके पास क्या होता है? सेकंड। तो इसलिए हम पावर का ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा गाइस यहाँ पे? जूल्स ओवर सेकंड। तो गाइज़ अब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है गाइज़? करंट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यानी कि हमारे पास पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज हमारे पास फ्लो कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं गाइज़? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और देखिए हमारा चार्ज जो होता है वो किस में फ़्लो करता होगा? कोई भी हमारे पास कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो सकती है। तो कंडक्टर में जब हमारे पास चार्ज फ्लो कर रहे होंगे, कितने टाइम में कितने चार्ज फ्लो कर रहे होंगे, वो हमारी डिफ़ाइन करेगी इलेक्ट्रिक करंट डिफ़ाइन करेगी गाइज़। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि करंट जो है वो किसके बराबर होता है? चार्ज अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ से अब हम इसको ढूंढ सकते हैं कि वेदर इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो है कि इसकी एक डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो देखिए जिसका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है गाइस? वेक्टर क्वांटिटी होती है। बट इसमें एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी ये कैसे है? तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए चार्ज हमारे पास जो है, चार्ज का यूनिट क्या है गाइस हमारे पास? कूलम, और टाइम का यूनिट हमारे पास क्या है? सेकंड। तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है? एम्पियर। तो देखिए चार्ज का यूनिट हमारे पास किसके बराबर, करंट का यूनिट हमारे पास किसके बराबर है? एम्पियर। और चार्ज का यूनिट हमारे पास क्या है? कूलम। तो यानी कि कूलम पर सेकंड जो होता है वो आपके पास किसके बराबर होता है गाइज? एम्पियर के बराबर होता है। तो ऐसा यूनिट भी आपने याद रखने गाइज। और साथ में ये कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी इसलिए है बिकॉज ये हमारे पास जो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो होता है गाइज, ये वो फॉलो नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सपोज करते हैं कि कैसे फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ से जैसे सपोज करते हैं कि एक 10 एम्पियर करंट जो है यहाँ से आ रही है, और 10 एम्पियर करंट जो है वो यहाँ से आ रही है। तो जब इस जंक्शन पर ये मिलेंगी तो यहाँ पे ये क्या बनाएंगे? 20 एम्पियर करंट बनाएंगी। तो यानी कि जैसे अगर हम देखते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाने चाहिए थी करंट, बट यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो पा रही है करंट, यहाँ पे ये ऐड हो रही है करंट। तो इट मीन्स ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जो है फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट में गाइस कि ये हमारे पास जो है ए बी सी है गाइस। तो ये हमारे पास जो वेक्टर थे यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो देखिए यहाँ से अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाती थी? ज़ीरो हो जाती थी। बट इन केस ऑफ करंट यहाँ पे आपके पास क्या हो रही है गाइस? ये 20 एम्पियर करंट जो है वो हो रही है। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक करंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बट अ स्केलर क्वांटिटी डिस्पाइट हैविंग अ मैग्नीट्यूड एंड आल्सो अ डायरेक्शन। तो देखिए इसका डायरेक्शन जो है वो कैसे है और मैग्नीट्यूड कैसे है। सपोज करते हैं ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और यहाँ से हमारे पास जो है वो क्या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो रही है, ठीक है, इस सरफेस एरिया में से, इस कंडक्टर में से। तो 1 सेकंड में
हाँ 1 सेकेंड में कितनी यहाँ से जो है चार्जेस फ्लो हो रहे हैं गाइस, वो उसका आपका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और डायरेक्शन तो इसकी है ही गाइस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है, बट ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ जाती है, स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। सो देखिए, इट्स डायरेक्शन इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में जो ये फ्लो करती है, इसको समझते हैं गाइस। सपोज करते हैं ये आपके पास एक कंडक्टर है और यहाँ पे जो है ये ग्लो कर रहा है गाइस, आपके पास बल्ब ले लेते हैं हम, और ये जो है किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल होता है, इसको हम लोअर एनर्जी या हायर एनर्जी भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि करंट जो होती है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करती है गाइस। तो देखिए यहाँ पे हायर पोटेंशियल से जो हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो करेगी, और जब यहाँ पे पहुँचेगी गाइस तो देखिए यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएंगे गाइस, यहाँ पे हायर पोटेंशियल आ जाएगा, और यहाँ से जो है ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, इस कंडक्टर में करंट को फ्लो करेंगे, और यहाँ पे जो है इसको एनर्जी देंगे, और जिसकी वजह से हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे एनर्जी जब इसको मिल रही होगी, तो जब एनर्जी ख़त्म होती जाती है तो ये इस एंड पर पहुंच जाते हैं, और इस एंड पर पहुंचने के बाद ये इस मीडियम के द्वारा दोबारा यहाँ पर पहुंच जाते हैं, और ये लोअर पोटेंशियल होता है यहाँ पे, यानी कि लोअर एनर्जी होती है, और यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर से इनको एनर्जी मिल जाती है, और ये दोबारा से इस जो भी हमारे पास प्रोसेस थे इसको फॉलो करते हैं, और इस कंडक्टर में हमारे पास या इस बल्ब को जो एनर्जी इस प्रोसेस में मिलती रहती है। तो यानी कि बैटरी जो होती है ये क्या काम करती है, एनर्जी जो है हमारे कंडक्टर को देती है, यानी कि यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ से फ्लो करते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइज़ अब हम करंट डेंसिटी पढ़ते हैं। तो देखिए करंट डेंसिटी क्या होता है गाइज़, हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यानी कि एक एरिया में हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज जो है वो कितना फ्लो हो रहा है, वो हमारे पास क्या कहलाता है गाइज़, करंट डेंसिटी कहलाता है। और देखिए करंट डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या है, J=I/A। तो जैसे डेंसिटी हमें पता है गाइस, डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास और वॉल्यूम होता है। तो ये बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, एरिया लिखा हुआ है। तो देखिए एरिया इसलिए लिखा होता है क्योंकि जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं उस पर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो उसकी सरफेस पे होते हैं। तो सरफेस का जो एरिया होता है उसको हम यहाँ पे लेते हैं। तो करंट डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ ए अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया जो है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस डिफ़ाइन करें अगर हम, तो करंट डेंसिटी को हम लिख सकते हैं, अभी हम इसको नहीं लिखेंगे, J किसके बराबर होता है, I/A। देखिए एरिया हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से डिवाइड करना इज़ टोटली मीनिंगलेस, बट फिर भी हम इसको जो है डिफ़ाइन करते हैं। तो देखिए ये तब डिफ़ाइन होगा जब हम यहाँ पे इसको लिख पाएंगे I यूनिट वेक्टर। तो देखिए I हमारे पास यहाँ पे क्या गाइस, एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो I है वो किसके बराबर है, A वेक्टर डॉट J वेक्टर। आई हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, और देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज़ स्केलर। तो डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो होता है वो हमारे पास ऑलवेज स्केलर होता है, और करंट हमारे पास क्या है का स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ से ये रिलेशन भी हमें मिलता है गाइज। तो गाइज यहाँ पे करंट डेंसिटी का हम एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। तो मान लीजिएगा हमारे पास ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और जिसमें हमारे पास जो है वो करंट फ्लो कर रही है, ठीक है गाइज। और ये हमारे पास क्या है गाइस, जो एरिया वेक्टर है वो इसके हमेशा क्या होता है गाइस, परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है, उसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं। अब देखिए एरिया वेक्टर के पैरेलल में जो है ये करंट की डायरेक्शन हमारे पास जो है वो जा रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है गाइस कि जो करंट डेंसिटी है वो किसके बराबर आ रही है, यानी कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है वो हमारे पास क्या आ रही है गाइस, इसकी डेंसिटी आ रही है, यानी कि I/A, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है गाइस, करंट डेंसिटी है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एरिया ले लेंगे गाइस, सपोज करते हैं ये हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और इसमें से हमारे पास जो है करंट फ्लो कर रही है,
और ये किसके पैरेलल में है, वेक्टर के एरिया वेक्टर के पैरेलल में जो है ये करंट की डायरेक्शन फ्लो कर रही है। बट अगर हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर थोड़ा चेंज करें, जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा इसके एंगल को चेंज करें, तो इसमें क्या होगा गाइज, जो अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगी, यानी कि इसकी डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, बिकॉज इसका एंगल जो है वो थोड़ा चेंज हो रहा होगा। और इस वक्त इसका जो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा गाइस वो इस तरह का होगा, और इस वक्त हमारे पास जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम चार्ज की डायरेक्शन में अगर हम इस वेक्टर जो हमारे पास एरिया वेक्टर अगर उसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करें, अगर जब हम एरिया ये हमारे पास एरिया वेक्टर होगा तो उस वक्त यहाँ पे हमारे पास जो होगी करंट डेंसिटी और कम होती जाएगी। तो अगर ये हमारे पास अगर जैसे एरिया वेक्टर अगर जो होगा अगर वो परपेंडिकुलर होगा करंट डायरेक्शन के, ठीक है गाइज, तो उस वक्त हमारे पास जो होगा करंट डेंसिटी क्या होगी गाइज, ज़ीरो होगी। उस वक्त करंट डेंसिटी क्या होगी, हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे करंट डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, करंट ओवर एरिया, ठीक है, यानी कि चार्ज पर यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। अब देखिए करंट का यूनिट हमारे पास क्या है, एम्पियर, और एरिया का यूनिट क्या होता है गाइज, मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट अगर हम यहाँ पे देखें तो वो किसके बराबर होता है, हमारे पास एम्पियर पर मीटर स्क्वायर गाइज, ठीक है, यहाँ पे जैसे गिवन है। तो आप फार्मूला से भी इसका ऐसा यूनिट जो है वो निकाल सकते हो। तो गाइज अब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं। तो देखिए ओम्स लॉ हमारे पास जो हैं, इनने कहा था कि अगर कुछ फिज़िकल कंडीशंस को जैसे टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रेशर वगैरह अगर वो अनचेंज रहेंगे, उस वक्त इलेक्ट्रिक करंट जो होगी एक कंडक्टर में जो फ्लो कर रही होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगी। तो जैसे हम सपोज कर लेते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि करंट जो होगी या पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, I के बराबर होगा। या हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं उसकी जगह कांस्टेंट लगता है RI, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा R। तो देखिए रेजिस्टेंस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, ये ऑपोजिशन होती है एक कंडक्टर में करंट के लिए। तो यानी कि कंडक्टर में जो भी करंट को अपोज करता है वो क्या होता है गाइज, रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है गाइज, ओम्स है। तो देखिए ओम साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नाम पर जो है इसका यूनिट डिक्लेयर किया हुआ था। अब देखिए यहाँ से अगर हम करंट को निकालें तो करंट हमारे पास क्या आ जाती है, V/R। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और रेजिस्टेंस भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। सो दैट्स वाई करंट भी हमारे पास क्या आ जाती है, स्केलर क्वांटिटी आ जाती है गाइस, ठीक है। तो ये थे ओम्स लॉ। होप गाइस आपको समझ आ गया होगा जो भी मैंने अभी तक करवाया ओम्स लॉ वगैरह। और अगर आपको समझ आ रहा है गाइस तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और वीडियो को थोड़ा टाइम लगा गाइस, तो कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। सो मैथ्स का भी हमारे पास 2-3 टॉपिक रहे हैं, वो भी मैं जल्द अब कवर करने वाला हूँ। तो वहाँ पे भी हम वेक्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। वेक्टर टॉपिक है हमारा वहाँ पे, तो वहाँ पे हम अच्छे से वेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा।